नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे पेंशन की। केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है जो लाखों नौकरी पेशा लोगों को सीधे प्रभावित करेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं और अपने एनपीएस सिस्टम को ऑप्ट किया है यानी यूपीएस को ऑप्ट किया है तो अब आप नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में स्विच कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं स्विच, किन्हें नहीं मिलेगी ये सुविधा, एनपीएस में जाने के क्या फायदे और नुकसान, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे ट्रंप टैरिफ की। अमेरिकी सरकार ने भारत से होने वाले इंपोर्ट पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाने वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुर्माने के तौर पर लगाया गया ये टैरिफ भारतीय समय के अनुसार 27 अगस्त को सुबह 9:30 बजे लागू हो जाएगा। इसी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब का एक बड़ा बयान है। क्या कहा है गवर्नर साहब ने, अमेरिकी टैरिफ का असर भारत पर कितना पड़ने वाला है, आगे की चैलेंजेस क्या है, पूरे मामले को डिकोड करने की कोशिश करें। अंतिम में चर्चा करेंगे भारत में बनी पहली मारुति सुजुकी ई विटारा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में सुजुकी मोटर प्लांट में एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारत में बनी पहली मारुति सुजुकी ई विटारा इलेक्ट्रिक कार को हरी झंडी दिखाकर प्रोडक्शन शुरू किया। कहा जा रहा है कि भारत के लिए एक बड़ा कदम, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार न केवल अपने देश में बनेगी बल्कि दुनिया के 100 देशों में इसका निर्यात भी होगा यानी एक्सपोर्ट होगा। ई विटारा की खासियत क्या है, ईवी पॉलिसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज के शो में। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसों को लेकर सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है जिससे आपके पेंशन फंड का पूरा प्लान बदल सकता है। सरकार ने साफ किया है कि अब कर्मचारियों को सिर्फ एक बार का मौका मिलेगा कि वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम से बाहर निकलकर नेशनल पेंशन सिस्टम में शिफ्ट हो सके। वित्त मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में साफ कहा है कि यह सुविधा सिर्फ एक बार और एक तरफा होगी। आसान भाषा में इसको डिकोड करते हैं। आसान भाषा में कहें तो अगर किसी कर्मचारी ने यूपीएस से एनपीएस में स्विच कर लिया तो वो वापस यूपीएस में नहीं जा पाएगा। यह ऑप्शन केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने पहले से यूपीएस का ऑप्शन चुना है। प्रवीण सर, सरकार के इस कदम को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सरकार का ये कदम एक मैसेजिंग के तौर पर मैं इस कदम को देखता हूँ, एक बात। दूसरी बात, सरकार का ये कदम ये बताता है कि क्या यूपीएस को लेके जितना महत्वाकांक्षा थी सरकार की, जो सरकार की सोच थी, एक ये माना जा रहा था कि सरकार का मास्टर स्ट्रोक है और अब पूरा जो कर्मचारियों का पूरा तबका है वो शिफ्ट हो जाएगा आपका यूपीएस की तरफ, वो कहीं ना कहीं आपको सरकार को उसमें एक बड़ा झटका लगा है। अब इसकी मैसेजिंग क्या है वो देखिए, दो मैसेजिंग जो मुझको समझ में आ रही है इस वक्त, वो एक तो ये समझ कर चलिए आप कि सरकार जो है डेटा के जरिए ये शायद बताने की कोशिश करे आने वाले वक्त में कि कितने लोग यूपीएस से एनपीएस पे शिफ्ट हुए। अभी तकरीबन 32,000 लोगों ने एनपीएस ऑप्ट किया है। क्या सरकार आने वाले वक्त में ये डेटा दिखाना चाहती है कि देखिए 32,000 में से केवल 500 लोगों ने वापस यूपीएस से एनपीएस में शिफ्ट किया और ये साबित करे कि नहीं, यूपीएस बहुत कारगर स्कीम है और इसमें बाकी लोगों को भी आना चाहिए। जी प्रवीण सर, मेरे पास कुछ डेटा है, उसके बाद इस चर्चा को आगे लिए चलेंगे। सरकार के मुताबिक कहा गया कि 20 जुलाई तक 31,555 कर्मचारियों ने ही यूपीएस को चुना है। इनमें से 7,253 क्लेम्स आए हैं और 4,978 क्लेम्स का पेमेंट किया जा चुका है। वहीं 25,756 रिटायर्ड कर्मचारियों को अतिरिक्त यूपीएस के बेनिफिट्स का फायदा मिलने की संभावना है। लेकिन कई बार हम लोग मनी सेंट्रल में इस बात को चर्चा करते आए सर कि देखिए 30 लाख के आसपास टोटल कर्मचारियों की संख्या को अगर हम लोग देखें तो उसमें कहा गया कि लेस देन 1% लोगों ने ही मात्र यूपीएस को ऑप्ट किया। तो ये बताता है कि लोगों का जो रुझान है या उनका जो सरकार का जो अट्रैक्टिव बनाने का जो पॉलिसी था वो एकदम फेल साबित हुआ। बिल्कुल। देखिए, इसमें अब जो दूसरी मैसेजिंग है सरकार की, आपने डेटा बताए, दूसरी मैसेजिंग इसमें यह है सरकार की तरफ से कि सरकार ये बताना चाहती है कि चाहे अब आप ओपीएस में रहें या आप रहें एनपीएस में, किसी भी सूरत हाल में सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने वाली नहीं है, यानी ओपीएस नहीं आएगा। जी, संसद में सर बयान भी आ गया था। संसद में सरकार ने बयान भी दिया, तो सरकार ये कर्मचारी संगठनों के सामने भी साफ करना चाहते कि अब
या तो यूपीएस रहेगी या एनपीएस रहेगा, ओपीएस आने का कोई मकसद सरकार का लाने का कोई प्लान ऐसा नहीं है। तो एक मैसेजिंग सरकार की ये भी है जी। तो सरकार के दो बड़े मैसेजेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। तीसरी जो चीज़ है, जो ग्राउंड रियलिटी है असल में जी। वो ये है, दो सरकार के एक तरह के आप समझिए कि मैसेज हैं, और तीसरी चीज़ है ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी सीधे तौर पे ये बता रही है कि पिछले साल जब जुलाई अगस्त में सरकार ने यूपीएस का बड़े धूमधाम से ऐलान किया 1 अप्रैल 2025 को, हाँ, और कहा कि ये स्कीम पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होगी पेंशन के मामले में, और अब देश में किसी भी तरह का ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके आंदोलन दिखाई नहीं देगा। दरअसल वो पूरा का पूरा दांव सरकार का और यूपीएस का बेकार चला गया जी। सरकार ने कई तरीके के उसमें फीचर दिए कि साहब आपको टैक्स बेनिफिट्स का था, टैक्स बेनिफिट है, एक साल आपको पूरे 1 साल की एवरेज सैलरी के बराबर आपको मैं सर कुछ बेनिफिट्स है प्रवीण सर, मैं बता देता हूँ। एश्योर्ड फैमिली पेंशन की बात कही गई, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन की बात कही गई सर। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा, यानी समय समय पर आपकी जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। ग्रेच्युटी तक की बात कही गई थी। और हाल फिलहाल में सर मनी सेंट्रल में हम लोगों ने 1-2 महीने पहले ही इस स्टोरी को भी किया था कि सरकार ने यूपीएस को और ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए इसमें टैक्स बेनिफिट्स को भी जोड़ा था प्रवीण सर। कहा गया था कि 80CCD के तहत, 80CCD1B के तहत, 80CCD2 और तमाम तरह के रिटायरमेंट पर विड्रॉवल की बात थी, पार्शियल विड्रॉवल पर आपको कहा गया था कि बेनिफिट्स मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके बाद फिर ये कदम सर, और फिर डेडलाइन भी बढ़ाया गया था सर, ये वाली भी पॉइंट आप बताइए। नहीं तो वही मैं कह रहा हूं कि सरकार को मजबूरी में 30 जून से बढ़ा के 30 सितंबर इसकी डेडलाइन करनी पड़ी, और उसके बावजूद बिल्कुल लैक क्लस्टर जो है वो रिस्पॉन्स इस स्कीम पे आम लोगों का आया है। और इसके बाद अब साफ ये भी चीज़ है कि सरकार ने भी एक तरह से इस चीज़ को मान लिया है कि अब इस स्कीम का कुछ हो नहीं सकता। अब जितने लोग आ जाएंगे, जो लोग वापस जाना चाहते हैं कम से कम सरकार उनको एक बार का वापसी का ऑप्शन दे रही कि ठीक है, अगर आपको वापस आना है तो आप वापस आइए। अब रियलिटी ये रहेगी कि 2 स्कीमें रहेंगी, कि एक यूपीएस और एक एनपीएस। ओपीएस के आने का पूरा मामला खत्म है तब तक जब तक कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन देश में न खड़ा हो जाए और एनपीएस और यूपीएस दोनों को लोग नकारने की बातें करने लगे और फिर उसको लेके एक तरह का असंतोष हमको दिखाई दे। तो कुल मिला के यूपीएस के फेलियर को कह देना अब एग्जैजरेटेड चीज़ नहीं होगी। वाकई में यूपीएस को लेके जो कम से कम कर्मचारियों का जो रिस्पॉन्स है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि ये स्कीम सरकार जिस हिसाब से लेके आई थी वो पूरा का पूरा मामला नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए सर, स्कीम से रिलेटेड कुछ अहम जानकारियां वो भी शेयर कर देते हैं। कब तक ले सकते हैं ये फैसला, ये भी एक एडिशनल जानकारी दे देते हैं हम अपने व्यूअर्स को। देखिए, ये स्विचिंग ऑप्शन जो है कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट डेट से 1 साल पहले तक ये ले सकते हैं प्रवीण सर। अगर कोई कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है यानी वीआरएस लेता है तो उसे रिटायरमेंट से 3 महीने पहले तक ये ऑप्शन जो है मिल सकता है। इसके अलावा एक अंतिम जो पॉइंट है वो है कि जिन कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी जो डिसिप्लिनरी एक्शंस चल रही है या जिनको नौकरी से हटाए जाने की बात हो रही है प्रवीण सर, वो इस सुविधा के पात्र नहीं होंगे। ये भी बात है जो एक एडिशनल जानकारी देना होगा। तो सर कुछ और नहीं, देखिए मुख्य बात यह है कि किसी को भी स्विच करना होगा तो वो अभी करेगा यूपीएस से एनपीएस में। अदरवाइज जो लोग स्विच कर जाएंगे फिर बहुत मुश्किल ही है कि वो वहाँ से फिर वापस एनपीएस में आए। फिर जो जहाँ सेटल्ड है वो वहीं सेटल्ड रहेगा जी। तो ये एक मोटे तौर पर चीज़ है कि अब 2 सिस्टम फिर पेंशन में जो सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनके पास 2 सिस्टम रहने वाले हैं, एक एनपीएस रहेगा और दूसरा यूपीएस रहेगा। ओपीएस के आने का मामला अब तकरीबन समाप्त दिखाई देता है। एक और बात थी जो हम कह रहे थे कि हो सकता है कि यूपीएस में सरकार इतने बदलाव करके आए कि वो ओपीएस जैसी हो जाए, अब उसके भी चांसेस बिल्कुल खत्म है। अब सरकार किसी भी तरह का बदलाव भी दोनों ही पेंशन सिस्टम्स में नहीं करने वाली। चलिए सर, एक लास्ट वैल्यूएबल पॉइंट ये है कि फ़ायदे क्या होंगे ये भी मैं बता देता हूं कि सरकार की जो कंट्रीब्यूशन और फायदों की बात कर लेते हैं। अगर कोई कर्मचारी सर यूपीएस छोड़कर एनपीएस में आता है तो उसे यूपीएस के तहत सरकार की जो 4% जो अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन वाली जो बात है अब वो एनपीएस कॉर्पस में मिल जाएगी। साथ ही एनपीएस की तरह ही यूपीएस को भी टैक्स बेनिफिट दिया गया। जिस तरह से मैंने टैक्स बेनिफिट वाला मामला आपको समझाया कि एटीसी तमाम तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सकते हैं। इसके अलावा यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का भी जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा। और अगर
लास्ट पॉइंट, अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है नौकरी के दौरान या वो डिसेबल्ड हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, तो उसे सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 2023 के तहत बेनिफिट्स मिलता हुआ दिखेगा। तो प्रवीण सर, पेंशन को लेकर हम लोगों ने तमाम चर्चाएं कर ली, लेकिन एक लास्ट सर ओल्ड पेंशन स्कीम पर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। संसद में निर्मला मैडम ने कहा कि नहीं, भूल जाइए, ये बड़ा बर्डन है और राजकोषीय घाटा होता है, तमाम तरह के फैक्टर्स गिनाए गए। लेकिन कर्मचारी वर्ग जो है, कर्मचारी संगठनों से हमारी लगातार बातचीत होती रहती है, वो कहते हैं कि सरकार तो आप कहती है कि बहुत बोझ आ जाएगा, 1 करोड़ कर्मचारी की तो बात है, आप सांसदों को देख लीजिए, MP MLA को देख लीजिए, उनको तो तगड़ा पेंशन मिल रहा है, हमें देने में क्या दिक्कत आ रही है, हम तो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं, हमें तो मिलना चाहिए। ये देश हित में तो पूरा देश काम कर रहा है। क्या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी देश हित में काम नहीं कर रहे हैं? वो भी देश हित में काम कर रहे हैं, वो भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी फील्ड में जो भी है। तो देश हित में तो सारे लोग काम कर रहे हैं, सेना के जवान भी काम कर रहे हैं और बाकी के लोग भी काम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, अपनी अपनी कैपेसिटीज़ में। जहाँ तक बात देखिए सरकार के रेवेन्यू पे, तो जाहिर तौर पे सबसे बड़ी फिक्र जो है पुरानी पेंशन को लेके आने की, वो रेवेन्यू से ही जुड़ी हुई है। आखिर सरकार की कमाई कहाँ से होगी और सरकार का खर्चा कितना होगा जी। इसके साथ आप इस चीज़ को भी जोड़ लीजिए कि साथ में ही सरकार 8th पे कमीशन को भी लेके आने वाली है जी, यानी वहाँ भी सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है। कहा जा रहा है 2 लाख करोड़ का आसपास का बोझ पड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल 2.5 लाख से 3.5 लाख करोड़ तक की बात कही जा रही है कि इसके जरिए बोझ पड़ सकता है जी। तो सरकार के खजाने पर ये बोझ है। इसके बाद सरकार ने 12 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इनकम कर दी है। उसके बाद अब सरकार जो सबसे GST। बड़े रिफॉर्म का जो दौर शुरू करना चाह रही है, जिसमें GST में 2 रेट्स पूरी तरह से खत्म कर देने की बात है, 2 स्लैब खत्म कर देने की बात है, 5% और 18% का ही स्लैब रह जाएगा। तो वहाँ भी सरकार के खजाने को कहीं ना कहीं हिट पहुँचेगा जी। हो सकता है बाद में लॉन्ग टर्म में सरकार के खजाने को फ़ायदा हो, लेकिन नियर टर्म और मीडियम टर्म में सरकार के खजाने को लॉस है। तो ऐसे वक्त पर जबकि सरकार बाहर के झटके देख रही है, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट को झटका लगने वाला है 50% का टैरिफ के साथ, तो सरकार के खजाने पे बोझ कितना बढ़ाना सही होगा वो भी एक देश हित की बात है। चलिए, तो इसलिए OPS को लेके आना, मुझे नहीं लगता कि अब ना तो मौजूदा केंद्र सरकार और ना ही अगली कोई केंद्र सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को ला पाने की, अगर ला पाने की हैसियत में होती तो मनमोहन सिंह तो दिग्गज अर्थशास्त्री थे, 91 के सुधारों के जनक थे। वो अपने 2 कार्यकाल में 2004 से लेकर 2014 तक के कार्यकाल में मनमोहन सिंह नहीं लेके आ पाए। तो OPS को लाना अब किसी के बूते की बात नहीं है, कम से कम मुझे ऐसा लगता है। हाँ, देश की इकॉनमी आपकी बढ़ के 4 ट्रिलियन है, उससे 10-15 ट्रिलियन हो जाए, सरकार के खजाने में पैसा ही पैसा हो, भारत के पास गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसे 10-15 बड़े कॉरपोरेशन हो जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हो, तब आप जरूर इस बात की एक कोशिश मान सकते हैं कि आप उनका जो टैक्स आएगा दुनिया भर से, उस टैक्स से आप यहाँ पेंशन और यहाँ वेतन बांट पाएं सरकारी कर्मचारियों को। लेकिन क्या फिर भारत का सरकारी व्यवस्था उतनी एफिशिएंट है? क्या उतनी अकाउंटेबल है अमेरिका जैसी या दूसरे किसी वेस्टर्न कंट्रीज जैसी? जी। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देश के इकोनॉमिस्ट सर इस बात का आरोप लगाते रहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर और लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी, रेट टेपिज्म की घोर चिंता करते रहते हैं और घोर निंदा भी करते रहते हैं कि तमाम तरह की जो बातचीत है। सवाल 8वें वेतन आयोग को लाने पे भी उठ रहे हैं कि आप 8वां वेतन आयोग दे रहे हो, उससे पहले 7वां दिया, DA बढ़ा रहे हैं, आप तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, सब ठीक है। क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है? सरकारी अफसरों की क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है? क्या उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं, सरकार जो बिल लेके आई कि MP और CM जो होंगे या CM और PM तक भी अगर आप पे किसी तरह का आरोप लगता है और आप जेल जाते, 30 दिन तक जेल रहते हैं, तो आपका पद वैकेंट हो जाएगा। क्या सरकारी कर्मचारियों पे ये नियम नहीं लागू होना चाहिए, जो सरकारी अफसर या कर्मचारी 30 दिन तक जेल में रहे उसको सैक किया जाए? जी। तो चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बड़ा झटका देते हुए 27 अगस्त से भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की पूरी तैयारी कर ली। इस संबंध में ट्रंप सरकार ने सोमवार को एक ड्राफ्ट नोटिस जारी किया, जिसमें भारत पर प्रस्तावित 50% टैरिफ को लागू करने के बारे में विस्तार से बताया गया। लेकिन इस टैरिफ मामले पर देश के केंद्रीय बैंक यानी RBI का बयान आया। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अगर
अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से भारत की आर्थिक वृद्धि दर पर अगर कोई असर पड़ता है तो आरबीआई जरूर कदम उठाएगा। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी मजबूत है, लेकिन अमेरिका के टैरिफ से कुछ सेक्टर्स प्रभावित हो सकते हैं। आरबीआई हालात पर नजर रखेगा और जरूरत पड़ने पर कदम उठाएगा। प्रवीण सर, क्या आने वाले सालों में भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा इतने तमाम चैलेंजेस के बावजूद? नहीं, भारत बड़ी अर्थव्यवस्था जरूर बनेगा और उस रास्ते पर भी है जी। और 6.5% की ग्रोथ अगर आपको इतने मुश्किल हालात में मिल रही है तो ये इस बात का एक तरह से तस्दीक करती है कि इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बहुत सारी चीज़ें रास्ते पे हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर ऐसे हैं जो इकॉनमी पर प्रेशर डालने का काम कर रहे हैं, जिसमें जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं और जिसमें टैरिफ की बात है। सर, स्टेप बाय स्टेप इस पूरे चर्चे को लिए चलते हैं। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे 27 तारीख से जो 50% टैरिफ लग रहा है उस पर आप पहले अपनी ओपनिंग का कमेंट्री। बिल्कुल, देखिए कल नोटिफाई कर दिए अमेरिका ने कि भारत पे 25% के एडिशनल टैरिफ लगेंगे। आज बाजार भी गिर गया सर। आज बाजार पे उसका असर दिखना जाहिर तौर पर था। हालांकि अब कल से लागू होंगे टैरिफ और कल भारत में बाजार बंद है गणेश चतुर्थी की वजह से। तो अब परसों दिखाई देगा कि मार्केट्स में किस तरह का एक्शन होता है, क्या मार्केट्स इस दबाव में दिखाई देंगे। लेकिन बाज़ारों में उतनी गिरावट भी नज़र नहीं आ रही। मार्केट एक तरह से एंटिसिपेट अब चीज़ों को कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इन बाजार में ऑलरेडी हो चुकी हैं। यानी बात पच चुकी है। बात तकरीबन पचती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि मार्केट को जिस बात का डर था कि कंपनियों का आखिर क्या होगा, एक्सपोर्ट जब रुकेगा तो भारत की इकोनॉमी और कंपनियां जो उनकी रेवेन्यू है वो कैसे आएंगे, उसमें असल में सरकार की जो एक चाल है उसने पूरा का पूरा गेम पलट दिया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जो लाल किले से ऐलान किया कि हम सब जीएसटी का सबसे बड़ा रिफॉर्म लेके आएंगे जी, उसने पूरे गेम को एक तरह से बदला है। यानी हम एक्सट्रोवर्ट ना होके इंट्रोवर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी इकोनॉमी को अपने बूते चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी कंपनियों को देश की डिमांड के बूते चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर था रीअलाइनमेंट का, जिसकी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील, 3 बड़े मुल्क, 3 बड़े पावरफुल मुल्क एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पे भारत को ये मौका मिला, या इन सभी देशों को ये मौका मिला कि वो एक साथ आएं और अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बरकरार रख सकें, बचा सकें इस अमेरिका के इस जो कहें एब्सर्ड टाइप के जो डिसीजन है उससे जी। तो इकोनॉमी को इस पूरे माहौल में बचाएगा अब, या बचाने की कोशिश करेगा एक जीएसटी का रिफॉर्म। दूसरा, सरकार अब इन्हीं रिफॉर्म पर रुकना भी नहीं चाहती। जो मच अवेटेड रिफॉर्म थे, जिनको सरकार को 2014 में शुरू करना चाहिए था जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी, बहुत सारे किए भी गए, लेकिन बहुत सारे रिफॉर्म बाकी रह गए, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हो या स्टेट्स के लेवल पे पॉलिसीज को रिफ्रेम करने का हो। तो अब एक बड़ी खबर इस बात की है कि सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बड़े टास्क फोर्स बनाए हैं। एक टास्क फोर्स जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन, उनकी अगुवाई में बना है। ये पैनल राज्यों के स्तर पर किन पॉलिसीज़ को रिफ्रेम करना है, किन पॉलिसीज़ में चर्निंग लानी है, उसको तलाशेगा और वहाँ से इनपुट लेकर आकर वहाँ रिफॉर्म करेगा। दूसरा पैनल बना हुआ है राजीव गाबा की अगुवाई में, जो कि पहले कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। बिल्कुल, बड़े ब्यूरोक्रेट रहे मोदी सरकार में और बहुत जानकार व्यक्ति हैं। उनकी अगुवाई में दूसरा पैनल बना है जो कि बाकी रिफॉर्म, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या दूसरे किस तरह के रिफॉर्म लाए जा सकते हैं, उनको पूरा फ्रेम करने में मदद करेगा। तो सरकार अब ऑल आउट मोड में है कि किसी भी तरह से देश में अब रिफॉर्म का पहिया शुरू किया जाए। और इसीलिए मैं पिछले हम कई अपने मनी सेंट्रल में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ये रिफॉर्म का अब जो दौर शुरू होगा, जो अगले 1.5-2 साल 2.5 साल तक जा सकता है, ये 1991 से भी ज़्यादा बड़े रिफॉर्म होंगे और ये देश की इकोनॉमी को, मतलब पूरे देश को एक तरह से मांझने की कोशिश है इकोनॉमिक पॉलिसीज के तौर पे जी। तो ये देश को एक नए पाथ पे लेके जा सकते हैं। अब प्रवीण सर, आपने रिफॉर्म्स की बात की तो ये भी एक खबरें आ रही हैं कि खाने पीने की चीज़ें हों या कपड़े हों या जो आम आदमी के सरोकार की चीज़ें हों, वो बहुत सस्ती होने वाली है। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि उनको 5% के टैक्स स्लैब में लाया जाएगा, जिससे उनको फौरी राहत मिल सके। जो महंगाई का जो आरोप झेलती रहती है करंट गवर्नमेंट कि बहुत महंगाई है और जनता त्रस्त है, कंजम्पशन को लेकर समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी सर। 3 तारीख को बैठक है वैसे।
नहीं, सरकार कोशिश कर रही है कि सारी समस्याएं दूर हों। जो महंगाई को लेके एक मसला था जिसको लेके लोग कम से कम पिछले 4-5 साल से बहुत परेशान थे, लगातार सरकार जी महंगाई का बोझ बढ़ाती जा रही है, वहाँ अब उम्मीद है कि लोगों को राहत मिलेगी जब ज़्यादातर खाने पीने या रोज़मर्रा की ज़रूरत वाली चीज़ें आपकी 5% के दायरे में आ जाएंगी, टेक्सटाइल जैसी चीज़ें आपकी सस्ती हो जाएंगी। इसका सीमेंट के अलावा भी कहा जा रहा है कि 28% जो है वो घटकर अब 18% हो हाँ, जाएगा। सीमेंट को 28% के ब्रैकेट से निकालकर 18% के ब्रैकेट में अगर सरकार लेकर आती है तो आप समझिए कि पूरा कंस्ट्रक्शन, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, उसको बड़ा बूम, हाउसिंग सेक्टर हो गया, उसको बड़ा बूम इससे पूरे को मिलेगा। तो सरकार असल में इस काम को भी सरकार को बहुत पहले करना चाहिए था, जब सरकार देख रही थी कि लोग परेशान हो रहे हैं। हर ऐरी गैरी चीज को सरकार ने उठा के 28% के ब्रैकेट में डाल दिया था। जी। हर चीज को लग्जरी बता दिया था कि जो आप बेसिक फैसिलिटी या बेसिक जो एमिनिटीज है आपके लिए होनी चाहिए वो भी 28% के दायरे में है, और उसके बरक्स आम आदमी को क्या सुविधाएं मिल रही थी वो उसके हिसाब में कहीं फिट बैठती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। तो लोगों में दरअसल एक असंतोष दिखाई दे रहा था। और अच्छी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया, उसने सरकार को नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया। सरकार को नहीं, सरकार जग गई थी। खैर पिछले साल सरकार पिछले साल जग गई थी जब सरकार को 240 सीटें आई थी। एग्जैक्टली तब सरकार के कान खड़े हुए थे और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। तभी फिर 8वें वेतन आयोग हो या 12 लाख तक की टैक्स छूट हो या एक पूरा का पूरा लोगों के हाथ में पैसा देने का सिलसिला शुरू किया गया। सर, रिफॉर्म्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस साल से ही हम लोग रिफॉर्म्स का जो लगातार जो सिलसिला है वो देखते आ रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं भाई 8वें वेतन आयोग की जो घोषणा हो, बजट में बड़े बड़े ऐलान कर रहे हो, और या जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात हो, और आगे भी कहा जा रहा है कि जीएसटी 2.0 में और भी आपको चौंकाने वाले रिफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। नहीं, सरकार ने कोशिशें की लेकिन सरकार अभी तक भी बंधे हाथ से काम कर रही थी। अब आप समझिए कि टोल की महंगाई थी तो फिर सरकार ने धीरे से कहा कि ठीक है आप 3,000 रुपये दो और एक बार का 1 साल के लिए आप फिर गाड़ी चलाओ आराम से। जी। तो सरकार धीरे धीरे, या अभी देखिए हो सकता है कि एथनॉल ब्लेंडेड जो फ्यूल है वहाँ पे भी सरकार को राहत देनी पड़े, क्योंकि सरकार को अब समझ में आ रहा है कि लोगों के पास ही अगर पैसा नहीं होगा तो देश चलेगा कैसे। सर, वहाँ क्या राहत मिल सकती है एथनॉल में? हो सकता है कि सरकार फ्यूल सस्ता करे। सरकार के पास सबसे बड़ी इस वक्त जो या उसको ले आए ना सर, सबसे बड़ी डिमांड तो यही है कि जीएसटी के दायरे में ले आए पेट्रोल डीजल को। जीएसटी के दायरे में इस बार की बैठक में बात नहीं होगी जैसी खबरें आ रही हैं। इसके बाद जो अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में इंश्योरेंस की बात होगी सर, 18% से वो घटेगा। इंश्योरेंस आ जाएगा। सरकार इतना आमूल चूल बदलाव कर रही, इतना बड़ा बदलाव कर रही। इंश्योरेंस तो बहुत छोटी चीज हो गई। इंश्योरेंस तो उस पर्सपेक्टिव में कुछ है ही नहीं। जब आप इतना रेडिकल रिफॉर्म कर रहे हैं कि आप 28% का पूरा जो टैक्स वाला था वो ब्रैकेट ही खत्म हो गया, और जो 40% का स्पेशल टैक्स लेके आएंगे उसमें गिनी चुनी चीजें होंगी। तो ये रिफॉर्म तो बहुत ज्यादा बड़ा है। इंश्योरेंस का शायद ले आते तो हो सकता है इसके लिए ज्यादा दबाव बनता भी नहीं, जो दिसंबर में पिछले साल सरकार करने से चूक गई जी कि साहब ये राजी नहीं है, वो राजी नहीं है। जी, अब सब राजी हो जाएंगे। जी चलिए आगे बढ़ते हैं सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 26 अगस्त को गुजरात के हंसलपुर में ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया। ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है। ये गाड़ी पूरी तरह से भारत में ही बनी है और इसे 100 से ज़्यादा देशों जैसे यूरोप और जापान में निर्यात किया जाएगा, यानी एक्सपोर्ट किया जाएगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए भी कहा कि आज मेक इन इंडिया में नया अध्याय जुड़ा है। अब विदेशों में चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी मेड इन इंडिया लिखा होगा। इस कार में 49 kWh और 61 kWh के 2 बैटरी पैक ऑप्शंस मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि कार एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगी। इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन जो है फरवरी 2025 से सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में हो चुका है। प्रवीण सर, ईवी सेगमेंट में अब तहलका मचने वाला है? नहीं, ये जो आज का जो स्टेप है जिसमें ई विटारा लॉन्च की है मारुति ने, दरअसल इसके में 2 बड़े जो हमको समझने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ से 2 बड़े पॉइंट निकल के सामने आ रहे हैं। पहली बात है ओवरऑल ऑटो सेक्टर की। ऑटो सेक्टर को अगर हम देखेंगे तो ईवी का जो सेगमेंट है वहाँ पे हमको एक अब अच्छी खासी जंग देखने को मिल सकती है। मारुति के सामने समस्या ये थी कि उसको अपने पूरे के पूरे जो 50% मार्केट शेयर है वहाँ पहुँचने की एक जो है वो जद्दोजहद या कहें जंग थी उसके सामने।
कि कैसे इस मार्केट शेयर को फिर से लेके आए। हुंडई और आपकी महिंद्रा भी, आप देखिए कितने बड़े बदलाव हो रहे हैं कि महिंद्रा ने सेकंड स्पॉट पे कब्जा कर लिया। लंबे वक्त से हुंडई इस पोजीशन पे थी, देश की सबसे ज़्यादा कारें बेचने वाली दूसरी बड़ी कंपनी हुंडई थी जी। और पहली बार ऐसा है महिंद्रा ने उसको पछाड़ दिया। मारुति पहले पे, दूसरे पे महिंद्रा हो गई, तीसरे पे हुंडई खिसक गई है, फिर टाटा और बाकी गाड़ियाँ हैं। तो मारुति के सामने 50% मार्केट शेयर पर काबिज होने का एक जंग है उसके लिए। अब मारुति ने ई विटारा उतारी है, तो दूसरा जो इसका जो पॉइंट समझ में आता है वो ये है कि मारुति एक बड़ी जो जिस दुविधा से गुजर रही थी, और बिल्कुल हाल के वक्त तक मारुति सुजुकी ये कह रही थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम ईवी गाड़ी लॉन्च करें या ना करें, और फिर फटाफट में प्रधानमंत्री मोदी ने आज मारुति के उसमें इस गाड़ी को एक तरह से उसका इनॉग्रेशन या अनवील किया, ई विटारा को। तो इस पूरे सेक्टर में अब चीज़ों को बदलते हुए हम देख सकते हैं। महिंद्रा हो जो कि नई लगातार ईवी कारें ला रही है, टाटा मोटर्स हो जिसने अपना सबसे बड़ी कंपनी है एक तरह से इस ईवी मार्केट में, फिर आपकी वियतनाम की जो कंपनी है आपकी विनफास्ट है, टेस्ला ने एंट्री की। तो ईवी मार्केट में आप एक नई जंग छिड़ते हुए देखेंगे जिसमें मारुति अब बड़ी नई एंट्रेंट हो गई है, बड़ा नेटवर्क है, नेक्सा पे इसकी अगर बिक्री करेगी वहाँ पे, तो मारुति ईवी में एक जंग छेड़ रही है। दूसरी मारुति की दुविधा एक खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। सर मैं इस कहानी को 5 सिरे में बांट रहा हूँ। पहली तो अगर मैं इस बात को देखूँ तो इससे तो एक तो है रोजगार बढ़ेगा सर, मारुति चूंकि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनाती भी हैं तो रोजगार बढ़ने की संभावना है। दूसरी बात है कि मैं इसको देख रहा हूँ इंडिजिनस के रूप में, अब भारत में ही बनेगा, कहा जा रहा है एक्सपोर्ट भी होगा, यहाँ तो एक रोजगार मिलेगा, मेड इन इंडिया वाला भी मामला है। तीसरा है कि एक्सपोर्ट, जिस तरह से अभी ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ को देखकर देखिए, ऐसे माहौल में अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट जो है और तमाम तरह की जो चीज़ें वो भी बेहतर होंगी। और चौथा है कि जिस सस्टेनेबिलिटी का हम लोग राग अलापते रहते थे तो उस सेगमेंट में भी हम लोग बेटर कर पाएंगे, क्योंकि अब मान लीजिए पेट्रोल डीजल और रिन्यूएबल फोर्सेस पर जाते हुए देखेंगे तो ईवी को लेकर हो जाएगी। और पांचवा ये है सर कि 20 लाख के सेगमेंट में गाड़ी को उतारना, जिस तरह से हम लोगों ने कई बार मनी सेंट्रल में हम लोगों ने चर्चा भी की थी, अब छोटी कार का विशाल दौर खत्म हो गया है, अब लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा बल्कियर मस्कुलर गाड़ी खरीदें, तो उस सेगमेंट को कैच करने के लिए तो नहीं मारुति ने प्लानिंग की। मारुति देखिए, मारुति बड़ी कंफ्यूज्ड है पिछले बहुत सालों से, बहुत वक्त से मारुति कंफ्यूज्ड है। छोटी कारों पर रहें या एसयूवीज में जाएं, एक मारुति का ये कंफ्यूजन है, या एमयूवीज में लेकर बने एमिशंस को लेकर। हाँ, ईवी पे आए या ना आए, आईसीई पे बने रहें, आईसीई पे रहें या हाइब्रिड और आईसीई पे रहें, हाइब्रिड कारों पे रहें, ईवी को लाए ना। मारुति एक लंबे वक्त तक इस चीज़ को रजिस्ट करती रही कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आए। और मैं इसको इस तरह कंपेयर करता हूँ, आप याद कीजिए 2009-10 के आसपास का मामला होगा। नोकिया एक बड़ी कद्दावर कंपनी हुआ करती थी, लेकिन उसने खुद को एंड्रॉयड पर शिफ्ट नहीं किया, जो तब सबसे नया जो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम था। नोकिया खत्म इसलिए हो गई क्योंकि उसने खुद को एंड्रॉयड के साथ नहीं बदला, एंड्रॉयड पर शिफ्ट नहीं किया। पूरी दुनिया तुरंत एंड्रॉयड पर शिफ्ट हो गई, नोकिया नहीं शिफ्ट हुई। आज आपको नोकिया के फ़ोन दिखाई नहीं देते। कभी घर घर में हर गले में एक नोकिया का फ़ोन लटका हुआ होता था, चाहे 3310 हो, चाहे दुनिया के तमाम रिंगटोन्स भी बहुत सुनने को मिलते थे। ठीक है, मारुति के साथ नोकिया वाले हालात असल में हो गए। तो इसी क्रम में मारुति 50% से ज़्यादा जो कभी मार्केट शेयर हुआ करता था, वो 30% या 40% के आसपास मारुति का मार्केट शेयर हो गया। अब मारुति रजिस्ट करते करते अब उस प्लेस में आती हुई दिखाई दे रही, उस जंग में शामिल हो रही है जिस जंग में बाकी की कंपनियां मौजूद हैं। लेकिन इस सबसे अलग एक मसला बड़ा ये है कि जिस बुरी पिटाई का सामना ऑटो सेक्टर कर रहा है पिछले लंबे वक्त से, क्या वहाँ सेल्स में रिवाइवल अब दिखाई देगा मारुति की ई विटारा के साथ और दूसरी गाड़ियों की लॉन्चिंग के साथ? ये एक बड़ा सवाल विचार है अभी। जी, अब सर कंपटीटर्स की बात कर लेते हैं, यानी इनका किससे मुकाबला हो रहा है। एमजी की ZS EW ईवी से इनका कहा जा रहा है कि इनका मुकाबला, टाटा की कर्व से इनका मुकाबला जो ईवी सेगमेंट में है, हुंडई क्रेटा और महिंद्रा की BE05 से भी इनका कहा जा रहा है कि कंपटीशन हो सकता है। तो क्या इन सबको मात दे देगी सर मारुति? क्योंकि कहा जाता है कि अगर टॉप 1 to 10 अगर कार सेल्स के आंकड़े अगर आप देखें महीने दर महीने भी देखें तो उसमें हमेशा 5 या 6 गाड़ियों की जो अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो उसमें मारुति का ही बोलबाला रहता है सर। तो क्या नहीं, मारुति का बोलबाला रहता है, लेकिन आप ये भी देखिए कि ऐसा बहुत रेयर हमने देखा होगा कि
देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में एक वक्त क्रेटा ने अपना कब्जा कर लिया, सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई। क्रेटा सस्ती कार नहीं है, कम से कम भारतीय अगर आप डेमोग्राफी को अगर आप देखेंगे उस हिसाब से क्रेटा एक महंगी कार है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार हुई। इसका मतलब ये है कि देश में लोगों की जो प्रेफरेंस है गाड़ियों को खरीदने की, उसमें एक ड्रास्टिक बदलाव आया है। अब वैगनार, ऑल्टो, सेलेरियो, इस टाइप की कारें, इग्निस या और इसी तरह की छोटी कारें, या क्विड हो गई आपकी रेनॉल्ट की, इस तरह की कारों के बिकने का दौर धीरे धीरे हम खत्म होता हुआ देख रहे हैं। बहुत छोटा तबका भी अब सोचता है कि मैं इससे एक लेवल ऊपर की गाड़ी ले लूं। तो जो छोटी कारों के खत्म होने की जो कहानी है, उसमें क्या ये कारें जो 6 और 7 गाड़ियां जो मारुति की दिखाई देती हैं टॉप 10 में, इनके ऊपर भी संकट बना हुआ है। अब बड़ी चीज़ ये है कि क्या मारुति इन गाड़ियों के भी ईवी वर्जन लेकर आएगी या नहीं। जी, अब सर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के एक पॉइंट है जो मैं आपसे डिकोड करवाना चाहूँगा। अब मोदी साहब ने कहा कि पैसा किसी का भी लगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। और इसमें एक और लास्ट पॉइंट मैं जोड़ूंगा, 70,000 करोड़ रुपए सुजुकी ने इन्वेस्ट करने के, अगले 4 से 5 सालों में इन्वेस्ट करने के भारत में, उसका ऐलान किया। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है जो आज के कार्यक्रम से निकल के आ रहा है। उसी बात पर प्रधानमंत्री मोदी साहब का स्टेटमेंट आया कि पैसा देखिए किसी का भी लगे, मुझे कोई फर्क नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे डॉलर का हो, पॉन्ड का हो या करेंसी का, कोई भी करेंसी का हो, लेकिन इसमें जो प्रोडक्शन हो, जो पसीना हो, वो मेरे देशवासियों का होना चाहिए। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक जो है मेरे देश की मिट्टी की होनी चाहिए। वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और तमाम जो ट्रम्प टैरिफ और जियो पॉलिटिकल टेंशंस को लेकर जो है उनका भी ध्यान वो दे रहे हैं सर, और तमाम मुद्दों को रिजॉल्व करने की कोशिश भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। अगर देखिए पॉलिसी जो देखिए यूपीए सरकार में एक जो बात बार बार कही जाती थी, जिसको बीजेपी ने भी खूब बनाया, वो और अभी तक भी प्रधानमंत्री और बीजेपी कहती है, वो कहती है पॉलिसी पैरालिसिस की बात, कि यूपीए सरकार में एक पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था कि फाइल आई है, पड़ी है, कोई इस पर दस्तखत नहीं करना चाहता। किसी को ये भरोसा नहीं है कि कल को ये जाके इसी फाइल के चक्कर में वो बंदा जेल चला जाएगा। तो उसके चक्कर में एक पॉलिसी स्टेगनेंट पैदा हुआ देश में, देश ठहर के रह गया वहाँ पे। ये आरोप लगाते हैं भाजपा वाले। मोदी सरकार के सामने ये था, बहुत सारे रिफॉर्म हुए, लेकिन अगली कड़ी के रिफॉर्म कब होंगे, यहाँ गाड़ी आके रुकी हुई थी। और अब सरकार नई जो रिफॉर्म की जो पूरी की पूरी एक गाड़ी है, उसको लेके, उसका इंजन स्टार्ट हो गया। अब सरकार उसको लेके दौड़ने की तैयारी में है। ये रिफॉर्म बहुत क्रूशियल है इस जंक्चर पर, जबकि आप दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क, आर्थिक तौर पर भी और सामरिक तौर पर भी, ऐसे एक मुल्क के साथ एक तरह से टक्कर में खड़े होते हुए लग रहे हैं। जी, स्टेट्स को भी लेकर इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। कहा है कि तमाम जो स्टेट्स हैं वो भी बाहर आएँ, बाहर मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और तमाम इन चीज़ों को। उसमें ही तो जो एक टास्क फोर्स बना है टीवी सोमनाथन की अगुवाई में, वो राज्यों से संबंधित नीतियों को तय करेगा कि यहाँ किन सुधारों की जरूरत है। और हो सकता है केंद्र अपनी तरफ से राज्यों पर को कहे, निर्देश दे कि आप अपने यहाँ इन सुधारों को करें, चाहे लेबर लॉज हों या बाकी के दूसरे लॉज हों। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।